हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सिलेंडर ब्लॉक। आज हम सिलेंडर ब्लॉक के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो हम पहले बात करते हैं कि इसका कार्य। तो सिलेंडर ब्लॉक को हम पावर यूनिट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी में हम फ्यूल को जलाते हैं, या हम ये कहें कि आपके एयर फ्यूल के मिश्रण को इसमें जलाया जाता है, दहन करवाया जाता है, जिससे कि पावर हमें इसी में ही प्राप्त होती है और उस पावर को यह सहन करता है। इसीलिए इसे मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर काफी अधिक प्रेशर इसको सहन करना पड़ता है। यदि हम कहें कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में ये प्रेशर अलग अलग होता है, इसीलिए हमें इसे उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं बनावट के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर यह 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग के आधार पर। इंजन कास्टिंग के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर मोनोब्लॉक है। मोनोब्लॉक का मतलब होता है जिसमें सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंकेश दोनों साथ में डाल के बनाई जाती है। तो हम सिलेंडर ब्लॉक को लेटा करके देखते हैं कि देखिए, इसके जो सबसे पहले हम सामने का भाग देखते हैं कि जिसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वो आधा भाग है, और इसके बाद इससे नीचे का जो भाग होता है ये क्रैंकेश होता है, जहां पर क्रैंक शाफ्ट को यहाँ लगाया जाता है। तो चलिए इसको देखिए, इससे नीचे से देखते हैं हम कि यहाँ पर ये जो भाग है ये आपकी क्रैंकशाफ्ट लगाने वाली जगह है, इसे हम क्रैंकेश कहते हैं। और इसके ऊपर का जो भाग है, जहां आप देखिए यहाँ पर स्लीव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक वाला भाग है। तो यहाँ पर स्लीव जो है सिलेंडर ब्लॉक में लगाई जाती है, और क्रैंकेश और सिलेंडर ब्लॉक को एक साथ ढाल के बना दिया। तो इस तरीके का जो ब्लॉक होता है ये मोनोब्लॉक टाइप सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। तो इसके बाद हम दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं स्प्लिट अप टाइप ब्लॉक। स्प्लिट अप टाइप ब्लॉक में क्या होता है कि क्रैंकेश और आपका सिलेंडर ब्लॉक दोनों अलग अलग होते हैं, जिसमें सिलेंडर ब्लॉक को हम क्रैंकेश के साथ स्टड और बोल्ट या नट के माध्यम से इसे आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक नट को स्टड के साथ यहाँ पर कसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्रैंकेश के साथ जो हमारा ऑयल सम्प है उसे ढालकर बनाया गया है। या हम ये कहें कि इसमें ऑयल सम्प को अलग नहीं किया जा सकता क्रैंकेश के साथ। इससे पहले वाले में आपने देखा था कि उस प्रकार के सिलेंडर ब्लॉक में जो है नीचे की तरफ ऑयल सम्प जो होता है उसे हम बोल्टों के माध्यम से कसते हैं। तो हम वहां पर सिलेंडर ब्लॉक को खोलकर नीचे से कनेक्टिंग रोड को लूज करके क्या किया जा सकता है, सिलेंडर ब्लॉक में से पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका दूसरा प्रकार आता है सिलेंडर कास्टिंग के आधार पर। सिलेंडर कास्टिंग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं कॉमन सिलेंडर ब्लॉक। कॉमन सिलेंडर ब्लॉक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जितने भी सिलेंडरों की संख्या है उनके आधार पर हम एक साथ क्या करते हैं, सिलेंडर ब्लॉक को ढाल दिया जाता है और उनमें उतने ही लाइनर फिर एक साथ फिट कर दिए जाते हैं। ये अलग अलग नहीं होते हैं। इसके बाद जो दूसरा इसी का ही प्रकार आता है वो होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है स्वतंत्र, सबके लिए अलग अलग। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक एयर कूल्ड इंजन का है। इस ब्लॉक में आप देखेंगे कि ये अगर एयर कूल्ड इंजन है या फिर अगर वाटर कूल्ड इंजन भी होगा तो इस तरीके के ब्लॉक आपको अलग अलग दिखाई देंगे। यदि आपके 6 सिलेंडर है तो उनमें ऐसी ही व्यवस्था हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सिंगल सिलेंडर इंजन में इस्तेमाल में लिया जाने वाला ब्लॉक हो गया, जिसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारा स्वतंत्र हेड हो गया, जिसे हमने क्या कह दिया, इंडिविजुअल टाइप। और यहाँ पर जो मेरे पास दूसरा ब्लॉक है ये हो गया कॉमन, मतलब एक साथ ढाल करके बनाया गया ब्लॉक। इसके बाद हम इसके तीसरे प्रकार की बात करते हैं, जो कि होता है कूलिंग के आधार पर। कूलिंग के आधार पर हम बात करें तो एक ऐसे ब्लॉक जो पानी से ठंडे किए जाते हैं। तो पानी से ठंडा करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर जैकेट्स का निर्माण करते हैं। इसमें वाटर जैकेट्स बनाई जाती है। एक वाटर पंप जो आप सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर पंप लगाया जाता है, जो कि पानी का सर्कुलेशन पूरे सिलेंडर ब्लॉक में जो है करता रहता है। सिलेंडर ब्लॉक से ये जो पानी है ये आपका सिलेंडर हेड पे जाता है और सिलेंडर हेड से ये वापस रेडिएटर में आ जाता है। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ पानी का संचरण किया जाता है और पानी इसे ठंडा रखता है। इसके बाद दूसरा जो आप देखेंगे ये है आपका एयर कूल्ड टाइप, जिसमें फिन से आपके लाइनर के चारों तरफ बनाई जाती है इस तरीके का ब्लॉक।
इस तरीके का ब्लॉक जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि लाइनर जो है इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया है, फिंसे बनाई है। इसका काम जो होता है ये होता है हवा को थोड़े समय के लिए रोकना, ताकि यहाँ पर जो पावर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है उसे यहाँ पर जलाया जा रहा है, कंबशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए, क्योंकि ऊष्मा यदि कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, हीट यदि कंटिन्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर पिस्टन जो है वो गलना शुरू कर देगा। इस समस्या से बचने के लिए हम जो है वो इसे ठंडा करते हैं, जिसके लिए हम जो लाइनर है इसके चारों तरफ फिंस बनाते हैं, या फिर हम पानी की जैकेट्स के लिए जो है निर्माण किया जाता है, ताकि पानी इसके चारों ओर इर्द गिर्द संचरण कर सके और हमारे सिलेंडर को ठंडा कर सके। इसके बाद हम सिलेंडर ब्लॉक के चौथे प्रकार की बात करते हैं, जो कि आता है नंबर के आधार पर, सिलेंडर की संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास 4 सिलेंडर इंजन का एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें आप सिलेंडर जो देख रहे हैं ये 4 हैं। इसी तरीके से ये मल्टी सिलेंडर हुआ, और यदि वहाँ पर सिर्फ एक ही आपको क्या दिखाई दे, यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे और इसके अंदर एक ही क्या है, बोर दिखाई दे, तो इसका मतलब यह है सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए निर्माण इसका किया गया है। तो इस तरीके से अगर एक ही है तो सिंगल सिलेंडर, लेकिन एक से अधिक है तो मल्टी सिलेंडर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह भी होती है कि कई बार जो 2 सिलेंडर होते हैं उन्हें हम ट्विंस के नाम से भी बुलाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के 5वें प्रकार की बात करते हैं, तो ये होते हैं सिलेंडर या पिस्टन फिटिंग के आधार पर, जिसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं इनलाइन। जो आपके सामने यहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक रखा हुआ है ये इनलाइन में बना हुआ है। इनलाइन का मतलब यहाँ पर होता है एक ही लाइन में, एक ही लाइन में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कभी हम 4 सिलेंडर का ही प्रयोग कर रहे थे, या फिर इसके बाद आपने देखा होगा 6 सिलेंडर का। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि इसे डिज़ाइन में, या हम ये कहें कि जिस गाड़ी में या जिस वाहन में इसका प्रयोग किया जाना है, तो वहाँ पर हमें जो बोनट होता था वो काफ़ी अधिक निकालना पड़ता था, जिसकी वजह से जो गाड़ी को ड्राइव करता था उसे आगे तक देखने में काफ़ी दिक्कत आती थी, रोड तक देखने में दिक्कत आती थी। इस वजह से आज के समय में हम इस तरीके के जो आपके ब्लॉक हैं उनकी बजाय हम वी टाइप के जो ब्लॉक हैं इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग आपके जो ऑटोमोबाइल वाहन हैं उनमें किया जा रहा है। इसके बाद हम पिस्टन फिटिंग के ही दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो कि है वी टाइप। जैसा आप सामने देख रहे हैं वी टाइप, इस तरीके से इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप 4 सिलेंडर भी लगाते हैं तो ये जगह कम लेता है। 6 सिलेंडर इंजन का भी आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाहन में इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद हम इसके तीसरे प्रकार की बात करते हैं, पिस्टन या सिलेंडर फिटिंग के आधार पर रेडियल इंजन। ये जो आप देख रहे हैं रेडियल इंजन, इस तरीके के इंजन का प्रयोग हम वायुयानों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद इसके चौथे प्रकार की बात करते हैं, जो कि अपोज्ड इंजन आता है। अपोज्ड इंजन का मतलब ये होता है कि जिसमें इस तरीके से व्यवस्था की जाती है पिस्टन की, जो कि आमने सामने लगाए जाते हैं, लेकिन एक ही क्रैंकशाफ्ट के साथ इसे जोड़ा जाता है। इस तरीके के इंजन हमारे पानी के जहाज़ों में प्रयोग किए जाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के प्रकारों के बाद हम बात करते हैं इस पर दी जाने वाली व्यवस्थाओं की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें वाटर जैकेट्स, या अगर हम सिंपली ये कहें कि जो व्यवस्थाएं सिलेंडर हेड में की जाती है वही व्यवस्थाएं यहाँ पर भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग व्यवस्थाएं। जैसे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, सबसे पहले बोर दिया जाता है जिसमें हम पिस्टन का प्रयोग करते हैं, लाइनर फिट किया जाता है। वाटर जैकेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर जैकेट्स का प्रयोग किया गया है। वाटर जैकेट्स पानी के सर्कुलेशन के लिए किया जाता है। पुश रोडों के लिए यहाँ पर होल दिया जाता है ताकि पुश रोड जो है इसके अंदर वाल्वों को ऑपरेट कर सके आसानी से। इसके अलावा सिलेंडर हेड को कसने के लिए यहाँ पर छोटे होल दिए गए हैं। इस होल में हम जो है चूड़ियाँ टेपिंग करते हैं ताकि स्टड या बोल्ट के माध्यम से सिलेंडर हेड को इसके ऊपर कसा जा सके। तो इसके अलावा हम आगे और बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर जैकेट्स के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि पानी का सर्कुलेशन करना है तो हम वाटर पंप का भी प्रयोग करते हैं। ये भी हमें हमेशा कहाँ मिलता है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ मिलता है। तो ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं आपके सिलेंडर ब्लॉक पर दी जाती हैं। सिलेंडर ब्लॉक में जो बोर होता है इसमें भी कुछ समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के बारे में जो है हम एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो सिलेंडर बोर में 4 तरीके की घिसावट आती है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले टेपरनेस, ओवल्टी, स्टैंडर्ड बोर और पेरेंट बोर। तो ये 4 तरीके के जो है इसमें घिसावट आती है। तो हम पहले इनके बारे में जानते हैं और एक
हम एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जो बोर्ड पे बना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि हम हमेशा ये तो सुनते हैं कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। तो आपने देखा होगा कि पिस्टन का जो ऊपर का भाग होता है, जो इसका हेड होता है, इसके अंदर का सबसे ऊपर वाला भाग ही कहाँ होता है, टीडीसी पर आता है। लेकिन इसके बाद का जो भाग होता है, जो पिस्टन रिब के नाम से जाना जाता है, यह भाग जो होता है यहां पर कभी भी पिस्टन रिंग नहीं लगती और ये काफी मोटा होता है। इसके बाद ही पिस्टन रिंग लगाई जाती है। तो रिब के बाद जब पिस्टन रिंग आती है तो इसका मतलब पिस्टन रिंग के द्वारा ही जो है लाइनर पे घिसावट की जाती है। मतलब हम कहें कि सिलेंडर जो बोर होता है उसके अंदर जो घिसावट होती है वो पिस्टन रिंग के कारण होती है, ना कि पिस्टन के कारण। तो जब हम पिस्टन रिंग यहाँ पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो जगह होती है, मतलब टीडीसी से और कुछ एक स्थान, यहाँ भी कह सकते हैं कि कुछ एमएम के बीच में क्या होती है, एक जगह होती है जहां पर कोई घिसावट नहीं होती। और ये मोटाई कौन सी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिब वाला भाग होता है। तो यदि आपको ये नहीं पता है कि इसकी ओरिजिनल साइज क्या थी तो आप पता लगा सकते हैं आसानी से। आप क्या करेंगे कि सबसे टीडीसी के जो आपका भाग है, इसके बाद जहां पर पिस्टन रिंग लगाई जाती है, आप जब इसे देखेंगे, हाथ से महसूस करेंगे, तो वहां पर आपको हल्का सा कट, या हो सकता है कि आपको हल्का सा गड्ढा जो है महसूस हो हाथ के द्वारा। तो आप वहीं से ही क्या करेंगे, इसकी ओरिजिनल साइज लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे साइज ओ। ओ का मतलब यहाँ पर ओरिजिनल साइज से है। ओरिजिनल साइज चूंकि आपको मैंने बताया है अभी कि ये कहाँ का भाग होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन रिब वाला जो भाग होता है यह पूरा वही भाग होता है, क्योंकि इसके नीचे पिस्टन रिंग आ जाती है, जिसकी वजह से फिर घर्षण होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए साइज लेंगे, बी साइज लेंगे और सी साइज लेंगे। तो तीनों अलग अलग स्थान पर जाकर के जब साइज लेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, एक सारणी में भर लेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ आपको नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है 86.50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपने देखा यहाँ पर 86.90 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। उसके बाद आपने देखा 86.85 घन सेंटीमीटर। तो पहला ओरिजिनल जो साइज है वो हमने ये लिए कि भाई पहला जो सिलेंडर है उसके अंदर ओरिजिनल साइज क्या है, आपकी 86.50 है। लेकिन पिस्टन चलने के कारण उसमें घिसावट आ गई है 0.90 की, ठीक है। तो पहली घिसावट मतलब ए वाली जो घिसावट है वो है आपके पास 90, ठीक है। 86 तो इसका डाया हो गया, लेकिन 0.90 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर क्या है, इसकी घिसावट आई है। उसके बाद बी की आपने नापी तो ये घिसावट आई आपकी 85। उसके बाद आपने देखा तो अब ये घिसावट आपकी 80 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है। ये मैं आपको भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने। पहले हम बात करते हैं कि ऊपर 90 घिसावट क्यों आई है। तो देखिए ऊपर का यह जो भाग होता है सबसे ज्यादा गर्म होता है और गर्म जो धातु है उसे आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ का जो भाग होता है यहाँ पर ऑयल भी चलता है, तो ऑयल भी कूलिंग का काम करता है, जिसकी वजह से ये ठंडा चलता है। पानी इसके इर्द गिर्द रहता है तो ये ठंडा चलता है, तो इसे काटने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए नीचे की तरफ घिसावट ना के बराबर आती है या कम आती है, ऊपर सबसे ज्यादा घिसावट आती है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0.90 लिखा है। इसके बाद बीच में जो घिसावट है वो 0.85 आ गया। तो अगर हम ये कहें कि जैसे 90 की आपने एक लाइन खींची, यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं कि यहाँ आपने एक 90 जो है सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। हम यहाँ पर 90 सेंटीमीटर ही लेते हैं, पॉइंट नहीं लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि 90 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो काफी लंबी होगी। उसके बाद 85 की जब आप लाइन खींचेंगे तो वो काफी छोटी आएगी, 90 से छोटी आएगी। उसके बाद आप 80 की भी लाइन खींचेंगे तो वो 85 से छोटी आएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि ये जो घिसावट आ रही है ये किस तरीके से आ रही है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो टेपर्ड से, तो जरूरी नहीं कि वो 80 वो 85 भी हो सकती है। तो 85 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी एक तो 90 हो गई, दो बराबर लाइनें हो गई, तब भी ये जो घिसावट है ये कौन सी होगी, आपकी टेपरनेस घिसावट ही कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ओवल्टी। ओवल्टी का मतलब भी अंडाकार घिसावट। अंडाकार घिसावट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका ऊपर का जो ए साइज है वो है 85, बीच का भाग आपका 90। तो चलिए एक बार लाइन के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपने 85 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर आपने 90 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उसके बाद आपने फिर से 85 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब जब आप इसके बिंदुओं को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आकृति है ये कैसी बन रही है, अंडाकार आकृति बन रही है। इसीलिए हमने इसे किस नाम से बुलाया, ओवल्टी। इसके बाद स्टैंडर्ड बोर। स्टैंडर्ड बोर का मतलब ये होता है कि इसमें घिसावट
नहीं आई है। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि नया इंजन ही सीज हो गया है और आपको क्या करना है, उसकी जांच करनी है डायल बोर गेज के माध्यम से, और आपने पाया किसी सिलेंडर में इस तरीके की घिसावट आ रही है, तो आप ये कहेंगे कि आपके इस नंबर सिलेंडर में कोई घिसावट नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम पेरेंट बोर की। तो पेरेंट बोर जो है, इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल साइज तो आपकी 86.50 घन सेंटीमीटर है, और उसके बाद जब आपने ए साइज ली तो उसमें आपके 86.90 घन सेंटीमीटर, अगले में भी यही रीडिंग आ रही है और सी साइज में भी यही रीडिंग आ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लाइनर में घिसावट तो आई है लेकिन एक समान घिसावट आई है। तो इस तरीके से जो घिसावट आती है यह आपका पेरेंट बोर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि देखिए इन सब घिसावट से हमारा जो अभिप्राय है ये क्या है। तो देखिए इससे हमारा अभिप्राय ये है कि टेपरनेस का कारण क्या है। तो टेपरनेस का कारण यह है कि यदि आपके इंजन में एयर क्लीनर जो है खराब हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, या हम ये कहें कि एयर क्लीनर आपने पुराना ही काम में लिया जिसकी वजह से धूल मिट्टी जो है बिना छने ही आपके सिलेंडर में जा रही है, तो आपको टेपरनेस घिसावट मिलेगी। वहीं दूसरी बात हम ये करते हैं कि आपकी ओवल्टी आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यदि गजन पिन तक ऑयल नहीं पहुंच रहा है या फिर गजन पिन ज्यादा ओवरहीट हो रही है, और इसके कारण क्या हो गया है कि ये गजन पिन जो है आपकी ये कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फंस गई है, जिसकी वजह से एक तरफ ज्यादा ताकत लगने की वजह से ये बीच में से सबसे ज्यादा घिसावट करेगी। क्योंकि हमने पहले बात की है और ये बताया है कि सबसे ज्यादा जो घिसावट आती है वो आपके पार्ट ए में आनी चाहिए। ओरिजिनल साइज के बाद जब ये आता है तो ए पार्ट पे आनी चाहिए। कारण ये है क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी यही उत्पन्न हो रही है और गर्म जो लोहा है उसे आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ बीच में आने का कारण यही है क्योंकि गजन पिन जो है वो हमारे कनेक्टिंग रोड को सही मूवमेंट के समय क्या कर रही है, पिस्टन को पकड़ के रख रही है, जिसकी वजह से पिस्टन बीच में क्या कर रहा है, ज्यादा ताकत लगा रहा है। बाकी स्टैंडर्ड बोर हमें पता ही है कि सिलेंडर में कोई बोर मतलब उसमें क्या है, कोई घिसावट नहीं आई है। इसी प्रकार पेरेंट बोर जो है इसमें घिसावट तो आई है, एक समान घिसावट आई है। तो पेरेंट बोर हमें यह बताता है कि हमारा इंजन की सर्विस सही समय पर हो रही है, इसकी कूलिंग जो है सही हो रही है, लुब्रिकेशन सिस्टम भी इसका बढ़िया है। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए हम इंजन में दो तरीके के काम करवाते हैं। आपने सुना होगा बोर, रीबोर, जिसको हम कहते हैं कि बोर तो है ही, उसे फिर से हम क्या करवा रहे हैं, सही करवा रहे हैं, तो वो कहलाता है रीबोर। और रीबोर जब भी किया जाता है तो उसके साथ होनिंग भी की जाती है। होनिंग का मतलब होता है कि यदि हम बात करें कि इस तरीके का आपका जो लाइनर है उसमें तो हमने क्या किया, इसका व्यास बढ़ा दिया। अब उसके बाद रीबोरिंग के बाद जब आप होनिंग मशीन चलाते हैं तो उसमें इस तरीके से क्या कर दी जाती है, कुछ पतली पतली लाइनें बना दी जाती हैं, इस तरीके से खरोच कर दी जाती हैं, और ये क्या होती हैं, एक से अधिक होती हैं। लेकिन इसे जब आप देखेंगे लाइनर में तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कुछ कट सा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसे देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से राउंड राउंड दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑयल है उसके लुब्रिकेशन के लिए ये क्या बनाई जाती हैं, नालियां बारीक बारीक बनाई जाती है ताकि बेहतर लुब्रिकेशन इसका हो सके, क्योंकि ऑयल जो होता है वो इसी नाली में क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। और पिस्टन रिंग जो होती है इसके संपर्क में हर समय ऑयल रहता है, और इसी वजह से आपका जो ये लाइनर है ये काफी समय तक चलता है, या हम ये कहें कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हम ब्लॉक की लाइफ बढ़ाने के लिए हमेशा रीबोर के बाद होनिंग प्रक्रिया अपनाते हैं, और इसके बाद हम ओवरसाइज की रिंगें प्रयोग करते हैं हमारे इंजन में। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक में आने वाले दोषों की। सिलेंडर ब्लॉक में भी वही दोष पाए जाते हैं जो कि सिलेंडर हेड में आते हैं, जैसे कि कार्बन का जम जाना, आपके स्केल फॉर्मेशन होना, सिलेंडर ब्लॉक पे वार्पिंग का आ जाना, सिलेंडर ब्लॉक में या हम कहें कि इसके स्टड टूट जाना सिलेंडर ब्लॉक पर, या फिर हम कहें सिलेंडर ब्लॉक का चटक जाना। तो ये जो है समस्याएं आपके सिलेंडर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक पे वार्पिंग आना। तो सिलेंडर हेड जो आपका ब्लॉक है उसकी वार्पिंग को जांचने के लिए हम स्ट्रेट एज या इस तरीके से एक स्केल को लेंगे, और इस स्केल के द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी जो वार्पिंग है उसे जांचेंगे। वार्पिंग से मतलब है हमारा सिलेंडर ब्लॉक में टेढ़ापन, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक में अगर टेढ़ापन आ जाएगा तो उसे जांचने के लिए हम इसी तरीके से स्केल या स्ट्रेट एज का जो है प्रयोग करेंगे। इसके साथ में आपको फीलर गेज चाहिए होगा, फीलर गेज पे आप 15 ताऊ के ब्लेड का प्रयोग
करेंगे, जिसे हम सबसे पहले इस तरीके से इसे सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हम इसमें से फीलर गेज की जो ब्लेड है इसको इसमें से निकाल करके देखेंगे कि यह निकलती है या नहीं। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, फिर से क्रॉस में मतलब सीधा रखेंगे, दूसरी तरफ से इसे जांचेंगे। तो इस तरीके से इसे जांचने के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले इस तरीके से रखेंगे, फिर आप इसे थोड़ा सा बदलेंगे, इस तरीके से इसे सीधा रखेंगे और इसके बाद आप इसे क्रॉस में रखेंगे इस तरीके से। तो ये आपके 4 प्रकार हो गए। सबसे पहले सीधा, फिर उसके बाद इस तरीके से आप इसे सीधा रखेंगे, फिर क्रॉस में चेक करेंगे इस तरीके से दोनों तरफ से, और आपको फीलर गेज की जो ब्लेड है वो उसके नीचे से निकाल करके जांचनी है। अगर ये इसके नीचे से निकल जाता है तो इसका मतलब आपके सिलेंडर ब्लॉक जो है वो टेढ़ा हो गया है, उसमें वार्पिंग आ गई है। इसके बाद दूसरी समस्या आती है सिलेंडर ब्लॉक में पानी के कारण स्केल का जम जाना। स्केल का मतलब होता है कि यदि आप क्या कर रहे हैं, कूलेंट की जगह कठोर जल का प्रयोग कर रहे हैं, तो कठोर जल क्या करता है, अपनी एक परत बना देता है, एक चट्टान जैसी एक पपड़ी इसके इर्द गिर्द बना देता है, जिसकी वजह से हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है। और इसमें भी वही तरीका है जो सिलेंडर हेड में किया जाता है, डी स्केलिंग की जाती है, जिसमें हम एक जो सोडा है उसका प्रयोग किया जाता है और उसे पानी के साथ मिला करके जो है पानी में इसका सर्कुलेशन करवाया जाता है, सर्कुलेट करवाया जाता है। और उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये जो पपड़ी होती है ये तड़कना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम जो रिवर्स फ्लैशिंग विधि का मतलब होता है कि पानी का जो बहाव होता है, जैसे अभी हम अगर बात करें तो सबसे पहले जो पानी होता है वो हमारा ब्लॉक से हेड में और हेड से रेडिएटर में जाता है, तो हम उसे उल्टा बहाएंगे। अब हेड से ब्लॉक में और ब्लॉक से वापस रेडिएटर में उल्टी बहाव करवाएंगे तो ये जो पानी है ये इस पपड़ी को प्रेशर से बाहर निकाल देता है। तीसरी समस्या ब्लॉक में आती है कार्बन का जम जाना। कार्बन को हटाने के लिए हम जो है स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे, स्क्रैपर के द्वारा हम इसकी सतह को साफ कर देंगे। इसके अलावा अगली जो समस्या आती है वो है आपके स्टड का हमारे इन जो आपका ब्लॉक है उसमें टूट जाना। यदि स्टड टूट जाता है या फिर स्टड के ऊपर की जो चूड़ियाँ वो स्लिप हो जाती है तो इसे बाहर निकालने के लिए हम स्टड एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे। स्टड एक्सट्रैक्टर को जो है हम इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, स्टड के साथ लगाएंगे और इसके पीछे की तरफ जो स्टॉपर है उसे लगा करके हम रिंग स्पैनर की सहायता से उसे आसानी से जो है खोल लेंगे। ये वहां पर उसे जैक लगाने का या उसे रोकने का काम करता है। इसके बाद हम बात करें कि यदि इसकी सतह के बराबर क्या हो जाता है, यह स्टड टूट जाता है, तो वहां हम स्टड रिमूवर का प्रयोग करेंगे। स्टड रिमूवर का प्रयोग करने के लिए आपको स्टड के सेंटर में आपको जो है ड्रिल के माध्यम से होल करना पड़ेगा। उसके बाद चूंकि इसमें उल्टी चूड़ियाँ होती हैं, इसे आप लगा करके जैसे जैसे आप इसको टाइट करते जाएंगे यह उस होल के अंदर जाता जाएगा। लेकिन उल्टी चूड़ियाँ होने के कारण क्या होगा कि जैसे ही ये उस पर पकड़ बनाता है तो धीरे धीरे उसे खोल करके बाहर निकाल लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे अंतिम समस्या आती है पांचवी, आपके सिलेंडर ब्लॉक का चटक जाना। चटकने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है ठंडे पानी का प्रयोग करना। यदि आप इंजन में ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं तो आपके सिलेंडर ब्लॉक के चटकने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा सिलेंडर ब्लॉक की दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।